नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार और फिर उस पल का जश्न होगा जिसके लिए पूरा देश 17 दिनों से इंतजार कर रहा है। रेस्क्यू टीम सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जिसके लिए देश दुआएं कर रहा है, जिसके लिए हमारी एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। आज सुबह से ही संकेत मिलने शुरू हो चुके थे कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए काम पूरे जोर शोर से किया जा रहा है और बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार। तमाम विदेशी और बाहुबली मशीनों के हार मान जाने के बाद मोर्चा आखिरकार रैट माइनर्स ने ही संभाला और उन्हीं के हाथों में मोर्चा है। और अब आखिरी कोशिश रैट माइनर्स की। इन रैट फाइटर्स ने ऐसा दम दिखाया कि बात वक्त से पहले बन गई। कहा जा रहा है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर कभी भी किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है। एम्बुलेंस की हलचल तेज हो गई है। एम्बुलेंस को एक एक करके कतार में लगा दिया गया है। डॉक्टरों की टीम मौजूद है। रेस्क्यू के सदस्यों के चेहरे का इत्मीनान से बता रहे हैं कि बस राहत की वो खबर अब आने ही वाली है। विक्ट्री साइन भी वहां से आया है और विक्ट्री साइन का सीधे तौर पर मतलब आप ये समझ लीजिए कि काफी हद तक मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। बस इंतजार है उन पलों का जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। कोशिशें लगातार जारी हैं। हर दिन सुबह से कोशिशें शुरू होती थी, शाम में नाकामी। कोशिश और नाकामी के बीच लेकिन जो उम्मीद के दिए जल रहे थे आखिरकार वो रंग लाए हैं और वही दिए अब रोशनी बनकर उन तमाम घरों में भी रोशन होंगे। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 17 दिन से फंसे हुए हैं मजदूर। आखिरकार आज आजादी मिलने वाली है और ये जंग कैसे जीती गई? संयम और हौसले के साथ ये जंग जीती गई है। उसकी एक मिसाल भी ये ऑपरेशन है। लेकिन साथ ही साथ सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं जिन पर चर्चा करनी भी बहुत जरूरी होगी कि आखिर वक्त इतना क्यों लगा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस वक्त जो सबसे अहम होगा वो ये होगा कि मजदूर जो 17 दिनों से अंदर फंसे हैं, पूरा देश जिनके लिए दुआएं कर रहा है। हर घड़ी बहुत अहम है, हर लम्हा बहुत अहम है। लेकिन ऐसे में जब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तब सबसे पहला काम क्या होगा? तब शुरुआत होगी डॉक्टर्स की टीम के साथ। वो डॉक्टर्स जो कि वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद हैं। हालांकि मजदूरों को भले कहा जा रहा है कि वो स्वस्थ है, लेकिन उन 17 दिनों में किस तरह की उनकी मनस्थिति रही होगी, कैसी उनकी कंडीशंस हैं और बाहर निकलने के बाद क्या क्या चैलेंजेस होंगे, बॉडी में किस तरह के चेंजेस आएंगे, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर डॉक्टर की टीमें वहां पर लगातार मौजूद है। काउंसलर्स वहां पर मौजूद हैं जो कि फिलहाल निकलते ही जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे तुरंत से उनका इलाज भी शुरू किया जाएगा। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस इंतजार। सिलक्यारा टनल के भीतर मजदूरों के परिजनों को भी बुला लिया गया है। उनको कहा गया है कि आप भी अपनी तरफ से तैयारी रखिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मजदूर जब बाहर आएंगे तब बहुत अहम होंगे वो क्षण। खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अभी का अपडेट लेते हैं। ओंकार बहुगुणा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, अभी का क्या अपडेट है इस वक्त वहां पर? हम क्या माने, कितना वक्त अभी और? जी बिल्कुल नवजोत, ब्रेक थ्रो हो चुका है। जो एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो एक टीम जो है उस तरफ जो 41 फंसे हुए मजदूर हैं उन तक पहुंच गई है। उनको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से उनको स्ट्रेचर में लेटा करके एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि सेफ साइड की ओर आना है। तमाम तरीके से जो है जो रेस्क्यू टीम जो एनडीआरएफ की है वो फंसे हुए मजदूरों को प्रिपेयर कर रही है। और अगर बात करें टनल के अंदर, तो टनल के अंदर जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कमेटी है उनके द्वारा स्थायी तौर पर जो है 6 बेड बनाए गए हैं, जिस पर जो 41 मजदूर जो रेस्क्यू करके बाहर लाए जाएंगे उनको उसके ऊपर लेटाया जाएगा। उनका प्री एग्जामिन होगा कि आखिर किस तरीके की उनकी बॉडी की कंडीशन है। एक चीज और बता देना चाहूंगा नवजोत की 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान टनल के अंदर है, जबकि टनल के बाहर का तापमान कम माना गया है। इसलिए चिकित्सकों की सलाह है कि कुछ देर उनको टनल के अंदर ही एग्जामिन किया जाएगा और उनको टनल के अंदर ही रखा जाएगा। उसके बाद ही जो पूरी ऑपरेशन जो कमेटी है उनके निर्णय के बाद उनको चिन्यालीसौर के लिए रेफर किया जाएगा। चिन्यालीसौर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर प्रॉपर जो है 41 बेड तैयार किए गए हैं, जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रखे गए हैं
जो उनका प्राथमिक उपचार करेंगे और उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जो है भेजा जा सकेगा। नवजोत, एक और आवश्यक जानकारी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि अभी मैं मौजूद हूं चिन्यालीसौर के हेलीपैड पर। यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब शामिल हो गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आया है, जो अगर 41 मजदूरों में से किसी का कंडीशन खराब होता है तो उसको तत्काल रेस्क्यू कर हायर सेंटर एयर के माध्यम से जो है पहुंचाए जाने की बात है। नवजोत, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जरा अगर उनका आप हमें बता पाएं कि कुल कितनी एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चिनूक हेलीकॉप्टर का वहां पर आना, इसका मतलब अगर कोई मजदूर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा तो फिर उसे एयरलिफ्ट करके दूसरे अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है। जी बिल्कुल नवजोत, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी यहाँ पर जो है जो नागरिक उड्डयन विभाग के 2 चॉपर यहाँ पर खड़े हैं, साथ में वायुसेना भी इसमें शामिल हुई है, जो सूत्रों के द्वारा बताया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सूत्र, जैसे मैं अभी मौजूदा जो चिन्यालीसौर जो हेलीपैड है वहां पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो सूत्रों के द्वारा बताया गया है, जो वायुसेना का ये चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात है, ये सिर्फ और सिर्फ उन 41 मजदूरों की क्रिटिकल अगर किसी की कंडीशन होती है तो उसके लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू के लिए यहाँ पर तैयार रखा गया और इसी के माध्यम से इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा, यानी कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इनको पहुंचाया जाएगा और वहीं से हालांकि आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि एम्स में ले जाया जाएगा या जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जॉली ग्रांट तक पहुंचाए जाने की पूरी बात यहाँ पर सामने आ रही है। नवजोत, एम्बुलेंसेज अभी वहां पर कितनी है और डॉक्टर्स की टीम कितनी वहां पर है, अगर आप बता पाएं तो? जी बिल्कुल नवजोत, जो सिलक्यारा टनल है वहां पर प्रॉपर 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस मौजूद हैं और बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंस को सुरंग के अंदर भी इंजेक्ट किया गया, वो पहुंचाया गया है। जैसे ही चिकित्सक जो है उनको हरी झंडी देते हैं, जब जो 41 मजदूरों में से जो फर्स्ट शिफ्ट में बाहर आएंगे और उनका अगर हेल्थ कंडीशन सही होगा तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से आगे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नवजोत, आप नजर बना रखिए। ओंकार, मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। ओंकार, जैसे कोई अपडेट वहां से आया आप तुरंत हमें बताइएगा, तुरंत लौटेंगे आपके पास भी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नीना खन्ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर CS दुबे, जियोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर नीतू जैन, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी डॉक्टर नीतू जैन, क्योंकि देखिए 17 दिन का वक्त, अंदर मजदूर, वो छोटा सा एरिया, अंधेरा पूरा, और उसके बाद अब उनको बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी एजेंसियों की है कि 41 मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन क्या इस वक्त मजदूरों की कंडीशन होगी? सवाल यह है कि सबसे पहले जब उनको बाहर लाया जाएगा तो किस तरीके से ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी? देखिए, मजदूरों के ऊपर इम्पैक्ट काफी ज्यादा आएगा और 2 टाइप के इम्पैक्ट आएंगे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। जैसे कि मैं अभी सुन रही थी कि उनको धीरे धीरे टनल में एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद बाहर निकाला जाएगा। उसके अंदर मेन कंसिडरेशन ये है कि जो लोग कन्फाइंड जगह में इतने देर तक रहते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है। इन लोगों को हाइपोथर्मिया या बॉडी टेम्परेचर कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो रीहीटिंग का एक प्रोसेस स्लोली किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इतने लंबे टाइम तक टनल में रहने की। इसके अलावा एक कन्फाइंड स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ सकती है और ऑक्सीजन का लेवल कम जा सकता है। तो ये मजदूर जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में हो सकते हैं, मतलब इनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इनके ब्लड में ज्यादा हो सकता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। ऐसे में इनको सांस लेने में मदद की जरूरत पड़ सकती है और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा रोकना चाहूंगी डॉक्टर नीतू जैन, आपको रोकना चाहूंगी। NDRF की PC प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलते देखते हैं वो क्या अपडेट दे रहे हैं हमें। काम किया है, they have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement, I would say. कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है
कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं। 4, सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है। इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें। बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीजें बनाई जाती हैं, मगर जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज जो है वो नष्ट हो जाती है। उस तजवीज को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है। आप देखें पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे। कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थीं, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज to bring their expertise forward, and from there it started and different agencies have joined in from time to time. Indian Air Force का काम, NDRF का जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, all kinds of jobs that the NDRF has been involved with. Border Roads Organization जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी such disaster situations in the past। और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर।
along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways. जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे, और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए। बड़ी खुशी है जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा। मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर। ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई है, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर
मौसम भी इतना ऐसा नहीं है और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअलिटी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअलिटी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में बिल्कुल, तो ये फिलहाल आप सुन रहे थे अभी लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन को, जिन्होंने पूरी डिटेल्स हमें दी है, और डिटेल्स में क्या क्या है वो आपको मैं बता देती हूं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स वहां पर तैनात है, यानी कि जब रेस्क्यू हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा, वो तमाम चीजें वहां पर बिल्कुल रेडी है। एम्बुलेंसेस वहां पर तैयार है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 लोग यानी 3-3 लोगों की टीम होगी जो वहां पर अंदर जाएगी और लोगों को निकाल के लाएगी। अब निकालने में वक्त कितना लगेगा? 41 मजदूर हैं, 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा प्रोसेस जब तक इवैक्यूएट होंगे 4 घंटे का वक्त लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र भी हसनैन साहब ने किया कि कुछ चीजें टूट सकती हैं, फिर कुछ प्रोसेस डिले हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर एक मजदूर को बाहर निकलने में 5 मिनट का वक्त लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र वो कर रहे थे वो ये कि तमाम एजेंसियां, क्योंकि वहां पर नजर बनाए हुए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एफओस हो, हमारी एनडीआरएफ हो, बीआरओ, हाईवे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए किस तरीके से अगर इस वक्त जब हम लास्ट बात करते हैं कि रैट माइनस की टीम वहां पर है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग ऑगर मशीन के साथ भी जारी है, यानी एक स्टेप अगर कहीं कमजोर पड़ गया, अगर कहीं वहां पर कुछ नाकामी होती है तो साइड बाय साइड दूसरा स्टेप भी लगातार चल रहा है। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को निकाल लिया जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग का ऑप्शन भी अभी है। तो इसके अलावा हम आपको बताएं कि तमाम इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार और फिर उसके बाद 41 फंसे मजदूर बाहर आ जाएंगे। कोशिशें पूरी की जा रही हैं और अभी अभी एनडीआरएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि इस वक्त सिचुएशन वहां पर क्या है, कितनी देर में काम पूरा हो जाएगा और कब तक 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और निकलने के बाद किस तरह की सिचुएशन है, कैसी तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर नीना खन्ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर नीतू जैन भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नीना खन्ना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सुना एनडीआरएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हम क्या एक्सपेक्ट करें, अप्रोक्सीमेट टाइम अभी कितना लग सकता है? और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड ऐसे अप्रोक्सीमेट टाइम तो ऐसे है कि नेचर इज प्लेइंग इट्स ओन हैवक। बारिश बहुत जबरदस्त हो गई है एंड अभी जो है शाम का टाइम हो गया है एंड जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो है कंफाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बिल्कुल कंफाइंड है, एक ही जगह का ऑपरेशन है, इसलिए इसमें कहा नहीं जा सकता। और ऐसे है कि एक एक जो रेस्क्यू के लिए था, एक एक जो कर रहे थे, वो सारी चीजें फेल हो रही हैं वन बाय वन। सो आई कैन नॉट एग्जैक्टली गिव यू द एस्टिमेशन ऑफ द टाइम, बट जैसे कहा गया कि 5 मिनट लगेंगे एक पर्सन के लिए निकलने के लिए और 17 लोगों के लिए इतना निकलेगा
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज जरा क्लियर कीजिए। हालांकि आपने कहा कि शाम हो रही है, वेदर कंडीशंस कुछ इस तरह की हैं। अब देखिए सिचुएशन हालांकि काफी चैलेंजिंग है वहां पर, लेकिन दो चीजें जो उन्होंने समझाई वो ये कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम था वो भी साइड बाय साइड चल रहा है, रैट माइनस की टीम भी वहां पर लगातार लगी हुई है। तो ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक पहले तो एक्सपेक्टेशन के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत जरूरी। ये जो है उत्तराखंड के जो माउंटेन्स हैं, ये है यंग माउंटेन्स, और एक टाइटोनिक प्लेट है जो इसके नीचे है, इसे कहते हैं इंडियन टाइटोनिक प्लेट। और ये गुजरात, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान तक जाती है। और यहाँ क्या है, ये जो है ना, इधर जो टनल बनाया गया है, इसमें हर 10 मीटर के बाद, जैसे हमारे मेट्रो लाइन्स के नीचे होते हैं, हर 10 मीटर के बाद एक रेस्क्यू चैनल होना चाहिए, जो नहीं था। विच वॉज अ वेरी वेरी पॉइंट जो नहीं लिया गया। एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक जियोलॉजिकल स्टडी। अब जो माउंटेन्स होते हैं, जो जरूरी नहीं कि सॉलिड रॉक हो। यहाँ क्या होता है कि एक सॉलिड रॉक हुआ, उसके बीच में जो है दरारें भी होती हैं और लूज रॉक भी होता है, जिसे कहते हैं हम मलबा सा हो जाता है बीच में। एंड जब तुम खुदाई करते हो और ऐसे करते हो कि ये नहीं जरूरी कि बिल्कुल ही पूरा एक जैसा हो। और जो ये जो है प्लेन की जो डेवलपमेंट और हिली एरिया की डेवलपमेंट है, इसमें खास कोई बहुत ज्यादा अंतर होता है। और यहाँ जो है आई डोंट थिंक सो, जैसे जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है या जो भी किया है, ये जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरह EIA, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करी गई हो। क्योंकि ऐसे है कि उत्तराखंड में कितने डिजास्टर्स हो चुके हैं, वन आफ्टर द अदर। जो मैन है, जो आदमी है, जो मैन मेड डिजास्टर है, इसे हम नेचुरल डिजास्टर कह रहे हैं, बट एक्चुअली ये जितने डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये दीज आर ऑल मैन मेड। वी आर इन्वाइटिंग दीज डिजास्टर्स। तो डॉक्टर नीना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि टनल का काम अभी खत्म हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी टनल्स हैं जो आगे भी बनेंगी। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उससे पहले कम से कम स्टडी कर लेना बहुत जरूरी होता है। मैं लौटूंगी आपके पास से, डॉक्टर नीतू भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नीतू, जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, सबसे बड़ा चैलेंज डॉक्टर्स के सामने क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना और कंटिन्यूअसली चेक करना कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। उसके बाद काम होगा उनके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना कि सोडियम, पोटेशियम, शुगर्स कैसे हैं। दोनों तरह से इम्पैक्ट आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण और खाना नहीं प्रॉपर होने के कारण शुगर बढ़ भी सकती है। शुगर एक्सट्रीमली लो भी हो सकती है। एक्सट्रीमली लो अगर शुगर हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाए तो अनकॉन्शियसनेस की हो सकती है। जैसे कि पहले भी खबर आई है कि इन मजदूरों को सर में दर्द की काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो सर में दर्द की प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण या ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण या शुगर लो होने के कारण, तीनों में से किसी के कारण हो सकती है। लंबे टाइम तक अंदर रहने के कारण इन्होंने बहुत अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो ऐसे स्थिति में उनको खाना खाने में या रीफीडिंग करने में और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने में काफी चैलेंज आ सकता है। ये कन्फाइंड जगह में रहने के कारण इनको माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत एक्सपोजर हो सकता है, जिसके कारण भी कुछ इन्फेक्शन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया होना, ये सब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ चोट, कुछ कट्स या कोई फ्रैक्चर्स हुए हो, कोई डिब्रीज गिरने के कारण या कुछ पार्ट टनल का गिरने के कारण, जिनका कि हमें ख्याल रखना होगा। और ये भी हो सकता है कि वो कट पहले लगे हो और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, बिल्कुल, तो लंबे टाइम तक अंदर रहने के बाद उनमें कोई इन्फेक्शन हो गई होगी। तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और ये तो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ये सब समस्याएं हमें आएंगी और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की जरूरत भी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि अंदर रहने के कारण, न्यूट्रिशन पुअर होने के कारण, मसल यूज नहीं कर पाने के कारण बहुत सारी मसल एट्रोफी भी हो गई होगी और मसल पावर भी वीक हुई होगी। ये सब दोबारा से आपको मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर नीतू, लौटती हूँ, शुरुआत करनी पड़ेगी उन्हें जिंदगी। बिल्कुल डॉक्टर नीतू, लौटती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर नीना खन्ना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम सलक्यारा टनल की खासतौर पर अगर बात करें, देखिए 17 दिन हो गए हैं, तमाम एजेंसियां लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है जब हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है? और क्या आपका आंकलन कहता है कि क्या रैट माइनस को पहले ही नहीं लगा देना चाहिए था? आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें समझा सकती है वहां की सिचुएशन एक्चुअल क्या है? ऐसे कि ये जो है जैसे आप बता रहे हैं, 1 by 1 ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। दे हैव नॉट एंटिसिपेटेड कि ऐसे होगा। अगर एंटिसिपेट करा था
तो इनकी वन गो में एक मशीन जो ड्रिल करती थी वो बिल्कुल पहुंच जाती लोगों के पे। एंड ये जो यंग माउंटेन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये यंग माउंटेन्स हैं और जो मलबा है वो गिरता रहा। एंड जो अंदर से भी जो सिल्टिंग करी गई है दैट वाज नॉट फिक्स प्रॉपर्ली। ऊपर से अगर गीला होगा और अंदर से जो तुम भरोगे आरसीसी वगैरह, दैट डजंट फिक्स प्रॉपर्ली एंड जो है वो गिरता रहा एंड दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। एंड ये जो मैं सोच रही हूँ, जैसे ये डॉक्टर बता रही हैं कि ये ऐसे होगा, मेरे को लगता है इनके ऊपर ट्रॉमा भी बहुत जबरदस्त होगा, यू नो, बिकॉज ये लोग खाते भी वहीं रहे हैं और हर एक चीज भी अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को रिलीज भी करते रहे हैं वहीं हैं। सो इट मस्ट बी वेरी वेरी अनहाइजीनिक फॉर देम देयर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब वही मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि वक्त आखिर इतना क्यों लग गया? आज देखिए 17वां दिन है। 17वां दिन इसलिए है, यू नो, दे हैव बीन गोइंग ऑन ट्रायल एंड एरर। दे हैव बीन ट्राइंग, एक मशीन ट्राई कर ली, एनडीआरएफ ने कुछ कर दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर रोड्स ने कर दी उनकी मदद। दे नेवर एंटिसिपेटेड इसको इन्होंने मैन्युअली करना है। They were trying all types of equipment so that whether it was a foreign equipment, whether it was Indian equipment, whether it was manpower in this thing, they have not taken up this right decision कि this has to be done manually, जो अब कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि अगर रैट माइनस को पहले ही लगा दिया जाता तो क्या हमें ये सफलता जल्दी मिल सकती थी? डेफिनेटली हमें सफलता जल्दी मिलती। जैसे इन्होंने एक पाइप लगाई थी, इनके फूड चेन की पाइप लगाई थी जिसमें से इनका खाना जा रहा था। जब इनका खाना जा रहा था और इनकी कम्युनिकेशन हो रही थी, दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम एंड इवन कम्युनिकेट विद देयर फैमिलीज। जब फैमिलीज के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाई डिड दे नॉट थिंक कि भाई ये प्रोसेस जो है, एक ड्रिलिंग जो है, व्हाई कांट वी डू दिस मैनुअली टू गेट इट आउट, राइट? और जो इनकी जो वेस्टेज हुई है हर एक मशीन पावर की, इट्स बीन जस्ट ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग। एक स्टेप जाते हैं, जैसे एक कदम आगे जाओ, फिर एक कदम रुक जाओ, फिर 2 कदम आगे जाओ, फिर 3 कदम रुक जाओ, ऐसे करके 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 दैट इज व्हाई इट हैज टेकन सो लॉन्ग। अदरवाइज कोई कारण नहीं था इफ दे हैड टेकन। एंड जो मैंने आपको बताई है कि अगर ये EIA करते, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले करते इसके बारे में, इनको पता चलता है कि ये जो है ये कितने लूज माउंटेन्स हैं। पहली दफा तो ये इतनी बननी भी नहीं चाहिए थी, और अगर बन भी रही है, इट शुड हैव बीन अ वेरी स्लो प्रोसेस। यू कैनॉट अचीव एवरीथिंग एकदम से। व्हेन यू सी दीज माउंटेन्स, दे आर वेरी 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 फ्रेजाइल। तो जब ये टनल्स बनती हैं, और जैसे मैंने बताया कि हर 10 मीटर के बाद दे शुड हैव हैड सम आउटलेट और द अदर, जैसे यहाँ हमारे मेट्रो सिस्टम्स में होता है। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू भी हमारे साथ है। बॉडी में किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि मजदूरों को जब बाहर निकाला जाएगा, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया जा रहा था कि 48 से 72 घंटे तक फिलहाल उनको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मेंटल लेवल से अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा ना हो, कुछ लोग डिसओरिएंटेड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऐसे लोग, क्योंकि बहुत टाइम तक अंदर रहे हैं, बहुत टाइम तक अंधेरे में रहे हैं, तो उनको फोटोफोबिया हो सकता है, मतलब बाहर एकदम डायरेक्ट सनलाइट से उनको काफी इम्पैक्ट आ सकता है। ब्लड शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस टाइप की चीजें लो हो सकती हैं। उसके बाद अगर मसल्स पे जाए तो मसल अट्रॉफी हो सकती है, यानी कि हाथ ऊपर उठाना या हाथ पांव चलाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक प्रॉपर खाना नहीं खाया है तो खाना डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो सारे बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर लंबे टाइम तक होने के कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो हर तरह के चेंजेस एंटीसिपेटेड है इस सिचुएशन में। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर नीतू जैन लगातार मौजूद है। किस तरह के चेंजेस आएंगे वो भी हम जान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर नैना खन्ना, जल्दबाजी थी कि जल्दी से जल्दी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि एनडीआरएफ बार बार ये कह रही है कि, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात सुनी कि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अंदर 41 मजदूरों की भी जान बचानी और बाहर जो लोग, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, वो भी सेफ रहे, इस बात को भी सुनिश्चित करना है। लेकिन क्या जल्दबाजी में हम कहें कि बहुत ज्यादा देरी हो गई, या फिर देरी हुई इसलिए जल्दबाजी हो रही है? यहाँ पर कह जा सकता है कि ये जल्दबाजी का कारण था, ठीक है,
और ये जो है ट्रायल एरर है। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी जरूर कि मीडिया जो बाहर है ये अवॉइड किया जाए, स्पेशली इमीडिएटली जब वो बाहर निकले, बिकॉज उनके लिए तो वैसे ही ये मेंटली बड़ा ही है, हैरेसमेंट है और बड़ी ही इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट दे हैव कम आउट अलाइव। उसमें भी पता नहीं जब बाहर निकलेंगे किस हालत में होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नीना, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर सीएस दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जूलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर सीएस दुबे। आपसे जानना चाहूंगी दुबे साहब, क्योंकि अभी डॉक्टर नीना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, सबसे पहले टनल जहां पर बन रही थी उसके लूपहोल्स क्या थे, अच्छे तरीके से वहां पर उसको एग्जामिन नहीं किया गया और फिर उसके बाद काम वहां पर शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों देरी हुई ये भी हम समझ रहे थे, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, ये जो जब भी टनल बनती है तो उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है और उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट, और कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी, और ये प्रोजेक्ट उसके अंदर सारे उसमें चीजें उसमें ध्यान से देखी जाती है। जब प्रीफिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे हम लोग एक जियोलॉजिकल सर्वे ऊपर करते हैं सरफेस के ऊपर, और उसके बाद जो है सरफेस से हम लोग रॉक टाइप्स देखते हैं कि क्या रॉक टाइप्स हैं, कैसी रॉक टाइप्स हैं। हम लोग ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं, वहाँ पे ड्रेनेज क्या है। हम लोग उसके साथ साथ सरफेस की जब बात करते हैं तो रेन वाटर, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना है, रेनफॉल कितना है, उसको भी हम लोग आंकते हैं। और सीपेजेस को भी ऊपर से नोट करने के फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स, फॉल्ट, माइक्रोफॉल्ट्स, इन सब को हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो है अगर जरूरत पड़े तो ये देखने के लिए कि भाई ये ओल्ड लैंडस्लाइड है या रियल टाइम में रॉक है, उसके लिए हम एक कुछ सर्वेज करते हैं जिसे हम ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सर्वे बोलते हैं। हमने ये काजी कटरा में किया था, और स्लोप स्टेबिलिटी देखने के लिए तो भाई स्लोप्स यहाँ की स्टेबल है कि नहीं है। और स्लोप स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोग्राम पूरा, उसकी एक हजार्ड सिस्टम, लैंडस्लाइड हजार्ड बनता है। और उसके बाद उसमें जो ओल्ड लैंडस्लाइड्स है उनके लिए स्पेसिफिकली उसका जब जीपीआर करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई बोल्डर्स या कोई चीजें ना हो वहाँ पे, ऐसी उन सब पे ख्याल रखा जाता है। तो इसको देखते हुए हम लोग पूरा डिटेल एक स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है अंदर कोई एक्सकवेशन किया जाता है, और उसके बेसिस पे जब अंदर धीरे धीरे करते जाते हैं तो माइक्रो स्टडीज भी करते जाते हैं, माइक्रो स्केल के ऊपर स्ट्रक्चर की, जियोलॉजी की, सब चीजों की स्टडी करते हैं। बिल्कुल। और यहां पर आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चूक क्या हुई है, कितना? और दूसरी बात ये कि अब कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन फिर भी चैलेंज अब सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? चैलेंज अभी भी वही है कि अगर मान लीजिए जैसे रेनफॉल हुआ है, प्रेसिपिटेशन हाई होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इरोजन रेट जिसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक एरिया में पहले से डेब्रिस बहुत ज्यादा होता है, इरोजन रेट हैवी होता है, क्योंकि ऑलरेडी रॉक जो उसमें फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं, उसमें क्लीवेजेस ज्यादा होते हैं, उसमें जॉइंट्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पे जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हम किस तरह से रॉक को जो है पहले उसको छुए। रॉक को छूने से पहले ही उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई अगर ये शियर जोन है या फॉल्ट है या जॉइंट है तो उसको या तो ग्राउट किया जाए पहले, या उसको पहले पक्का किया जाए ताकि उससे कोई खतरा महसूस ना हो। बिल्कुल। अब ये ग्राउटिंग जो है वो बहुत केयरफुल ग्राउटिंग होती है उस टाइम पे। यानी लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने से पहले ये नहीं देखते कि भाई क्या उसकी रॉक टाइप्स है। अब इस एरिया में जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स है, फिलाइट शिस्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्वार्ट्जाइट्स है। अब आपकी अगर आप कोई ड्रिल आप जैसे ऑगर मशीन आपने यूज करी है, ड्रिलिंग करी, तो आपको ड्रिल जो है वो बदलनी पड़ेगी, और ड्रिलिंग जो है वो आपको ड्रिल बिट जो है बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप सॉफ्ट रॉक से हार्ड रॉक में जाओगे। बिल्कुल। अगर लोहा है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है जो ऊपर से गिरा। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान से, इसकी सर्वे में जो है हमारी कहीं थोड़ी सी कमी रही है। हाँ। हमने ध्यान से नहीं देखा कि भाई क्या है। और अंदर सबसे पहले जब मैंने गया, तो जब मैं टेलीविजन पे था तो मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले कैमरा जाके उन स्ट्रक्चर्स को देखना चाहिए जहां से ये हुआ है। बिल्कुल। उस एरियाज को देखना चाहिए जहां से हुआ है। यही बात डॉक्टर नीना भी यही बात हमें समझा रही थी। लेकिन चलिए,
वक्त की कमी है, आप सभी लोग हमारे साथ आए, शुक्रिया। उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत जल्द 41 फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए।